हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहाँ पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारे अध्याय उपसंयोजी यौगिक को, कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 5 है बेटा। और ये अध्याय आपको बोर्ड परीक्षा में कम से कम 7-8 नंबर दे करके जाएगा। लगभग बेटा 7 नंबर तो हर बोर्ड की परीक्षा में इससे आते ही है, तो अच्छा इंपॉर्टेंट अध्याय है। और दूसरी बात, सरल है बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो नए सिलेबस के आधार पर इससे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है बेटा। मतलब अच्छे सवाल, कम से कम 2 या 3 सवाल इससे आराम से आपसे पूछे जा सकते हैं। और वहीं अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी कम से कम 2 प्रश्न तो इससे पूछेगा। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जिस प्रकार के प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप अगर उतना कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, साथ में नोट्स बनाते चलना है प्रॉपर तरीके से, और समय समय पर रिवीजन, और कुछ चीजें याद करने की होंगी उनको समय पे याद कर लेना है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं हमारे अध्याय की, जिसका नाम है उपसंयोजी यौगिक। अब उपसंयोजी यौगिक पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले हमें समझना होगा उपसंयोजी बंध क्या होता है। उपसंयोजी बंध, वैसे तो आपने कक्षा 11वीं में रासायनिक बंध एक अध्याय था, अध्याय नंबर 4 था 11वीं का, रासायनिक बंध। वहां पर तो बेटा पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो या कुछ बच्चों ने ना पढ़ पाए हो। तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि उपसंयोजी बंध क्या होता है। तो दो परमाणुओं के बीच में बंध अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के बंध होते हैं। वैसे तो बेटा और भी होते हैं, लेकिन दो परमाणुओं के बीच में सामान्यतः 3 प्रकार के बंध ही होते हैं। एक होता है आपका आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध, और तीसरा होता है बेटा क्या, अपना उपसंयोजी बंध। आयनिक बंध कब बनता है, जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो बेटा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो। तो इस प्रकार से जब बंध बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अपना आयनिक बंध। एक अच्छा खासा बहुत मजबूत बंध होता है। और दूसरा बंध बनता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। अब नाम जो है तीसरे बंध का, उसका नाम है बेटा उपसंयोजी बंध। जैसा नाम बता रहा है उपसहसंयोजी, मतलब बेटा थोड़ा थोड़ा सहसंयोजी जैसे ही है, मतलब इसमें भी साझा होता है, लेकिन साझे के तरीके में अंतर है। साझे के तरीके में क्या अंतर है वही हमें समझना है। अगर दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है और साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के, यानी एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में साझा हुआ, तो इसे हम बोलेंगे सहसंयोजी बंध। फिर से सुनना बेटा, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन का अगर बराबर संख्या में साझेदारी होती है तो उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। जैसे मान लीजिए हमारे पास है Cl2, तो Cl2 में अगर आप देखेंगे एक क्लोरीन का परमाणु है और दूसरा भी क्लोरीन का परमाणु है। ठीक है, दो क्लोरीन के परमाणु हैं। और क्लोरीन में बेटा आपको पता होगा बाह्य कोश में परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया एक क्लोरीन परमाणु में, और 7 इलेक्ट्रॉन ही मैं बनाऊंगा किसमें, दूसरे क्लोरीन के परमाणु में। तो इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की ये दोनों क्या करते हैं बेटा, साझेदारी करते हैं। क्यों करते हैं सर, 7 इसमें थे 7 इसमें थे, और आप अष्टक नियम तो जानते हो बेटा कि हर परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या इलेक्ट्रॉन का लेन देन, जुगाड़ वुगाड़ जो भी करना पड़े बेटा, लेकिन 8 करना ही करना रहता है। तो 8 करने के चक्कर में ही एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, और इस साझेदारी से ये जो बंध बन के तैयार होता है बेटा, इसे नाम दिया जाता है सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं बेटा इसे हम, सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध क्या होगा, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या में साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। एक आध उदाहरण और देख सकते हैं बेटा अपन, जैसे O2 है, ऑक्सीजन का अणु। इसमें ऑक्सीजन के कितने, 2 परमाणु होते हैं बेटा। बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 8 करना है, अष्टक पूर्ण करना है, दोनों ही परमाणुओं को 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं इस प्रकार से।
और द्विबंध बन जाता है इनके बीच में। यह भी क्या है, हमारा एक सहसंयोजी बंध है। कुल मिलाकर के बेटा जब दो परमाणुओं के बीच में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उससे जो बंध बनता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं उपसहसंयोजी बंध की, तो इसके उदाहरण के तौर पर मैं लेना चाहूंगा O3 यानी ओजोन के अणु को। ठीक है, O3 में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, इस तरह से 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं और हर एक ऑक्सीजन के बाह्य कोश में जैसा कि हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से हर एक ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हम बना देंगे, ठीक है ना, 6 बिंदु बनाते हैं इस तरह से। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 6 इसमें, 6 इसमें। तब हुआ क्या, सबसे पहले ये वाला जो ऑक्सीजन है दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, दोनों ने आपस में साझेदारी कर लिए। पहले 6 थे, 2 साझा कर लिए, 8 हो गए। इसमें भी 6 थे, 2 साझा कर लिए, 8 हो गए। यानी कि इन दोनों का अष्टक तो अब पूर्ण हो गया। अष्टक पूर्ण हुआ बेटा, मतलब ये स्थायी हो गए। अब लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे इस तीसरे परमाणु की, ये भी चाहता है अपना अष्टक पूर्ण करना, ये भी चाहता है कोई मुझसे भी बंध बनाए। तो ऐसी स्थिति में देखो, इसका तो अष्टक पूर्ण है, इसका भी अष्टक पूर्ण है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बेटा। तो हमारे ये इस ऑक्सीजन को दया आई और इसने बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं दिए, उसको साझे कर लिए। मतलब बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इससे कर लिया। लेकिन साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के नहीं है, साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के हैं। तो जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कुछ इस प्रकार होगी कि साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के होते हैं, तो इस बंध को बेटा हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध, या कभी कभी इसे हम दाता बंध कहते हैं। और इसको दिखाते कैसे हैं बेटा, तो देने वाले परमाणु से ग्रहण करने वाले परमाणु की तरफ एरो बना देते हैं। देने वाले परमाणु से ग्रहण करने वाले परमाणु की तरफ एरो बना देते हैं बेटा, और यही होता है हमारा उपसहसंयोजी बंध या दाता बंध। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा इस बात को कि उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, जब किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा इस प्रकार होता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के होते हैं। तो इस प्रकार के बंध को बेटा हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। बाकी इसकी बेटा हम जो भी गुणधर्म होते हैं वो सहसंयोजी बंध के जैसे ही होते हैं, है ना, साझेदारी ही है, बस साझे के तरीके में फर्क है। तो इस प्रकार से ये बन जाता है क्या, उपसहसंयोजी बंध। तो ये छोटा सा बेटा एक हल्का सा इंट्रो दिया मैंने, ताकि आपको चैप्टर के अगले हिस्से में कोई दिक्कत ना आए कि भैया ये उपसहसंयोजी बंध क्या है। अब आप समझ गए हैं कि एक परमाणु होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बेटा किसी और परमाणु की तरफ साझा कर देगा, दान के रूप में साझा कर देगा, तो उससे जो बंध बनेगा वो उपसहसंयोजी बंध होगा। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को। अब एक्चुअल में आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, वो तो मैंने छोटा सा एक आपको इंट्रो दिया ताकि आपको चैप्टर में आगे चल के दिक्कत ना आए। अब टॉपिक है हमारा आणविक या योगात्मक यौगिक। बड़ी अच्छी बात है बेटा, ध्यान से सुने, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आणविक या योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, चलिए देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई 2 या 2 से अधिक यौगिक है। जैसे बेटा मेरे पास है KCl, साथ में है MgCl2 और साथ में बेटा कुछ जल ले लेता हूं मैं, है ना। अब इसमें क्या किया, ये इनका जलीय विलयन है, AQ लिखते हैं यहां नीचे, एक्वस यानी कि जलीय विलयन है, ठीक है। हमने इन दोनों के जलीय विलयन को लिया बेटा और उसे गर्म किया। क्या किया, इन दोनों के जलीय विलयन को हमने गर्म किया, ठीक है भैया, कर दो गर्म। तो जब हमने इनके जलीय विलयन को गर्म किया तो हमने देखा कि इनके जलीय विलयन को गर्म करते करते जब हमने वाष्पीकृत कर दिया तो हमें एक नए प्रकार के क्रिस्टल मिल गए, नए प्रकार के यौगिक के क्रिस्टल मिल गए। उसी यौगिक को हमने नाम दे दिया क्या, आणविक यौगिक या बेटा योगात्मक यौगिक। जैसे यहां पर बनेगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इस प्रकार से जो यौगिक बना ये हमारा एक योगात्मक यौगिक होता है, ठीक है बेटा।
ये होता है क्या हमारा एक योगात्मक यौगिक। तो इस यौगिक का नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको हम कहते हैं बेटा कार्नेलाइट। क्या कहते हैं इसे हम? कार्नेलाइट। फिर आगे देखते हैं हम और उदाहरण है मेरे पास। जैसे मेरे पास है बेटा, हमने लिया फेरस सल्फेट, मतलब कि FeSO4, इसका जलीय विलयन, और इसको मिलाया हमने किसके साथ? अमोनियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ। अमोनियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ इन दोनों के जलीय विलयन को हमने मिलाया और मिला करके हमने किया गर्म। क्या किया बेटा? गर्म किया। कब तक गर्म करना है? जब तक बेटा वाष्प पूरी ना निकल जाए। तो हमने देखा कि जब इनको हमने गर्म किया तो एक नए प्रकार के क्रिस्टल हमें दिखाई दिए। नए प्रकार के क्रिस्टल दिखाई दिए बेटा। वो क्रिस्टल किसके थे? उसमें था FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 और साथ में था बेटा डॉट 6H2O। मतलब समझना आप, ये इसके जलीय विलयन और इसके, मतलब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के, जब हमने जलीय विलयन को गर्म किया तो हमें इस प्रकार के नए यौगिक के क्रिस्टल मिले। इसको हम नाम देते हैं बेटा, इसका यौगिक का नाम है, आप याद भी रख सकते हैं, अच्छा यौगिक है, रखना चाहिए बेटा याद। इसको हम बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। तो ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट मिला, ये वास्तव में देखा जाए तो दो यौगिकों का मिश्रण है, इसीलिए बेटा इनको योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक नाम दिया गया है। और उदाहरण एक आध और देख लेते हैं बेटा। उदाहरण थोड़ा आप अच्छे याद रखेंगे ना तो आपको मजा आएगा बेटा, अच्छी अच्छी चीजें समझ में आएंगी। और देखें हम, जैसे मेरे पास Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। अच्छा, ये फेरस अमोनियम सल्फेट को कहीं कहीं बेटा FAS ऐसा शॉर्ट में लिख देते हैं, FAS। FAS का मतलब होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। जब आप बेटा लैब वगैरह में 12th क्लास में टाइट्रेशन वगैरह करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इनकी आपको इसका यूज करेंगे आप कहीं ना कहीं, है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो अगला मेरे पास है Al2SO4 थ्राइस, मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इन दोनों का हमने लिया बेटा जलीय विलयन। क्या लिया? जलीय विलयन। और इन दोनों के जलीय विलयन को फिर से हमने क्या किया? गर्म किया, कर दिया गर्म। तो जब हम इन दोनों यौगिकों के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो हमें एक नए प्रकार के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। नए प्रकार के क्रिस्टल दिखाई देते हैं जिसमें क्या होता है? Al2SO4 थ्राइस डॉट। ये डॉट मतलब बेटा क्रिस्टलीय रूप को बता रहा है कि ये सब यौगिक क्या है? क्रिस्टलीय रूप में। K2SO4 डॉट 24H2O। तो ये एक नए प्रकार के क्रिस्टल आपको मिलते हैं। ये जो यौगिक है ये भी महत्वपूर्ण यौगिक है, इसका नाम है फिटकरी। कहीं ना कहीं आपने यूज किया होगा फिटकरी का, पानी को साफ करने में यूज करते हैं बेटा। इसके अलावा जैसे कभी चोट लग जाती है और जो ब्लीडिंग होती है उसको बंद करने में, खून का बहाव रोकने में हम फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं ना। दाढ़ी वाड़ी बनाने वाले पहले फिटकरी का यूज किया करते थे, आजकल तो बेटा आफ्टर शेव वगैरह यूज होता है ना। तो ये इन सब यौगिकों में एक बात मुझे कॉमन दिखाई दे रही है। क्या दे रही है? कि मैं अलग अलग यौगिकों के जलीय विलयन को गर्म करता हूं, उससे मुझे एक नए प्रकार के क्रिस्टल मिलते हैं। और ये जो यौगिक मैंने लिया हूं बेटा, ये एक निश्चित अनुपात में है, मतलब कि एक रस समीकरण मितीय अनुपात में है, संतुलित अनुपात में। तो चलिए अब हम योगात्मक यौगिक की परिभाषा भी लिख लेते हैं एक छोटी सी। योगात्मक यौगिक किन्हें कहेंगे? जब दो या दो से अधिक दो से अधिक अब हम सामान्य यौगिक बोल सकते हैं बेटा, या लवण बोल सकते हैं, है ना। लवण के जलीय विलयनों को
ध्यान रखना बेटा, रस समीकरण मितीय अनुपात में मिलाना है, मतलब एक निश्चित अनुपात में मिलाना है। रस समीकरण मितीय संतुलित अनुपात में बेटा, है ना। रस समीकरण मितीय का मतलब होता है संतुलित। रस समीकरण मितीय अनुपात में मिलाकर वाष्पीकृत किया जाता है। वाष्पीकृत करना समझ गए होंगे बेटा। वाष्पीकृत करना मतलब हम उसे गर्म करेंगे और जिससे वाष्प अलग हो जाएगी, है ना। वाष्पीकृत किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा बेटा आपको? तो नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और इन यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहते हैं। योगात्मक यौगिक कहते हैं, ठीक है बेटा। योगात्मक यौगिक या इनको हम आणविक यौगिक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक अच्छी सी परिभाषा हमने लिख ली है। योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक के उदाहरण तो मैंने पहले ही आपको बता दिया हूं। तो ये होते हैं बेटा आपके योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक, जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक सामान्य यौगिक बोल दो या लवण के जलीय विलयनों को वाष्पीकृत करते हैं तो नए प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इनको हम, इन यौगिकों को, बनने वाले यौगिकों को योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो वैसे तो बेटा अभी बेस ही बना रहा हूं मैं आपका चैप्टर का, है ना। अच्छे से समझते चलिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं योगात्मक यौगिक के प्रकार। तो बेटा योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिकों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। एक होते हैं आपके द्विक लवण, ठीक है ना। एक होते हैं क्या आपके द्विक लवण या इनको जालक यौगिक भी कहा जाता है। दूसरे होते हैं उपसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक या कभी कभी संकर लवण या धातु लवण भी इसे हम कहते हैं। नाम बहुत सारे हैं, खास करके आप उपसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक, ये दो नाम याद कर लें बेटा, ये आपको पूरे चैप्टर में काम पड़ेंगे, है ना। बाकी एक्स्ट्रा मैंने बता दिया हूं, करना हो तो कर ले, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो है नहीं। तो योगात्मक यौगिक के प्रकार जब हम देखते हैं तो योगात्मक यौगिक जो कि अभी अभी हमने देखे कि हम दो या दो से अधिक अलग अलग लवण के जलीय विलयनों को गर्म कर रहे थे, उससे हमें जो क्रिस्टल प्राप्त हो रहे थे वो थे क्या? योगात्मक यौगिक। तो योगात्मक यौगिक बेटा दो प्रकार के, एक होता है द्विक लवण और दूसरा होता है उपसंयोजी यौगिक या इनको हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इनकी बातें करते हैं, हम इनके बारे में समझते हैं। तो पहली बात करूंगा मैं द्विक लवण की। द्विक लवण, इसके पहले जितने भी उदाहरण मैंने बताया था आपको, कार्नेलाइट हो या फिटकरी हो बेटा, पोटास एलम भी बोलते हैं फिटकरी को, या आपका FAS यानी फेरस अमोनियम सल्फेट हो, इन सब को, ये सब द्विक लवण ही हैं। द्विक लवण की खासियत क्या होती है कि जब हम इनको, जैसे बेटा मैंने FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 24H2O लिया, सॉरी बेटा 6H2O लिया, है ना। तो जब मैं इसका जलीय विलयन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा बेटा? इसका मैं जलीय विलयन बनाऊंगा। इसको मैंने डाल दिया काय में? पानी में। तो जैसे ही मैंने इसका जलीय विलयन बनाया तो मुझे देखने को क्या मिलेगा? ये पूरा यौगिक पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा, पूरे आयनों में टूट जाएगा। तो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। क्या क्या आयन मिलेंगे बेटा? Fe2+ आयन मिलेंगे, साथ में SO4 माइनस आयन, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा। तो पहले क्या हुआ? FeSO4 अपने आयनों में टूटा, फिर ये भी अपने आयनों में टूटेगा, अमोनियम सल्फेट। ये बनाएगा क्या बेटा? ये बनाएगा आपका NH4+ आयन और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका? SO4 इसमें भी अब दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार तो लिख दिए, और जल टूटेगा H+ और OH- में। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि द्विक लवण ऐसे योगात्मक यौगिक हैं
ऐसे योगात्मक यौगिक है जो जलीय विलयन बनाने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। फिर दूसरे हैं हमारे उपसहसंयोजी यौगिक। अभी मैं और बातें इनकी करूंगा, थोड़ा थोड़ा अभी इनके बारे में जान लें, फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपको बोर्ड परीक्षा में भी आता है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं उपसहसंयोजी यौगिक की। तो उपसहसंयोजी यौगिक जैसे आप देखिए, आपने लिया क्या, मान लीजिए FeCN ट्वाइस फेरस साइनाइड, और साथ में लिया बेटा दूसरा यौगिक आपने CuCN ट्वाइस। ठीक है, अब इन दोनों के जलीय विलयन लिए, क्या लिए बेटा, जलीय विलयन, और इनके जलीय विलयन को आपने वही किया, क्या किया बेटा, गर्म किया। ठीक है, तो आपको एक नए प्रकार के क्रिस्टल देखने को मिले। जो क्रिस्टल देखने को मिले उसमें बेटा क्या था, ये था बेटा Cu2 FeCN6, ऐसा कुछ देखने को मिला यार, ब्रैकेट वाले। आपने 11वीं में भी देखे होंगे, ऐसे कई बार यौगिक आ जाते रहे होंगे बेटा, लेकिन हो सकता है आपको तब पता ना चल पाता हो ये कौन सा यौगिक है, या टीचर आपको उस समय ना बताए हो कि कौन सा यौगिक है। तो मैं बता दूं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी यौगिक लिखा जाएगा, जो भी आयन लिखा जाएगा, वही आपका उपसहसंयोजी यौगिक है, या वही आपका उपसहसंयोजी आयन है। उसको हम संकुल यौगिक या संकुल आयन भी कहते हैं। तो खासियत क्या होगी, ध्यान से देखिए, उपसहसंयोजी यौगिक में इसमें भी वही है बेटा, दो या दो से अधिक यौगिकों के जलीय विलयन को हमने मिलाकर के गर्म किया, नए प्रकार के क्रिस्टल मिले। ये योगात्मक यौगिक है, लेकिन ये भी योगात्मक यौगिक था, ये भी योगात्मक यौगिक है। फर्क क्या है, फर्क ये है बेटा कि जब तुम आगे चल करके इसका जलीय विलयन बनाओगे, इस यौगिक का जलीय विलयन मतलब पानी में डाल दोगे, तो ये पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटेगा बेटा। ये दो ही आयन बनेंगे, Cu प्लस, और साथ में बनेगा क्या, FeCN6 2 माइनस। ये आवेश कैसे आया, यहां एक था बेटा, तो यहां का एक इधर आया +1 में, सामने वाले में प्लस लिखते हैं, और ये 2 यहां गया माइनस में, है ना। तो ये तो आपने बचपन से पढ़ रखा है, और आगे चलते चलते भी हम सीख जाएंगे, है ना। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये भी एक योगात्मक यौगिक है, ये भी एक योगात्मक यौगिक है, लेकिन फर्क क्या है, जैसे ही जलीय विलयन बनाया ये पूर्ण रूप से आयनों में टूट गया, जबकि इसमें बेटा पूर्ण रूप से नहीं टूटा। मैक्सिमम आपको ज्यादा से ज्यादा 2 ही आयन मिलते हैं, यानी कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वर्गाकार कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ है, वो हिस्सा कभी आयन में टूटेगा ही नहीं। समझ में आती बात। तो ऐसे यौगिकों को हम नाम देते हैं बेटा उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक। ठीक है ना। तो आप अभी के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसको हम उपसहसंयोजी यौगिक बोलेंगे, ऐसे ही बेटा बोलचाल के लिए, है ना। तो चलिए फिर इनको थोड़ा बहुत अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया हूं, लेकिन हम काम की बात डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम कोई प्रश्न ऐसा पढ़ लें कि हमें ये टॉपिक भी कवर हो जाए और वो प्रश्न भी हमारा साथ में तैयार हो जाए। तो बेटा उसके लिए अब अपन बढ़ते हैं, और यहां पर मेरे पास आ चुका है द्विक लवण तथा संकुल यौगिकों में अंतर, या उपसहसंयोजी यौगिक बेटा, द्विक लवण और उपसहसंयोजी यौगिकों में अंतर। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और ये आपको बोर्ड परीक्षा में आराम से बेटा 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछी जा सकती है। तो अगर पूछी जाती तो आपसे बनना ही बनना चाहिए। यहां पर देखते हैं द्विक लवण। पहली बात, द्विक लवण क्या होते हैं बेटा, वे योगात्मक यौगिक, पहले तो हम परिभाषा लिख ही लें, वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है। तो पहले तो हमने लिखे इनकी परिभाषा क्या थी बेटा, वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, मतलब पूरे आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, द्विक लवण। वहीं उपसहसंयोजी यौगिक की अगर मैं बात करूं तो वे
योगात्मक यौगिक हैं तो दोनों योगात्मक यौगिक के ही प्रकार, वे योगात्मक यौगिक जो अपने जलीय विलयन में, जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, ठीक है, वे उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक, या बेटा इन्हीं को हमने नाम दिया है संकुल यौगिक। तो उपसहसंयोजी यौगिक या आप लिख सकते हैं संकुल यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार से अपन ने पहले तो लिखा परिभाषा। अब दूसरी बात हम करें बेटा इसके बारे में और कुछ कि द्विक लवण में और क्या खासियत होती है। तो देखिए दूसरा पॉइंट है कि द्विक लवण केवल आपके ठोस अवस्था में ही स्थायी होते हैं। जैसे ही आप जलीय विलयन बनाते हो ये अपने स्थायित्व खत्म करके बेटा आयनों के रूप में टूट जाते हैं। तो अगला हम यही लिखेंगे कि ये केवल ठोस अवस्था में ही स्थायी होते हैं। क्यों भैया द्रव अवस्था में क्यों नहीं हो रहे? तो उसका कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि ये तो द्रव अवस्था में अपने पूरे आयनों में टूट जाएंगे। जबकि इसमें हम देखें तो ये ठोस अवस्था में भी स्थायी होंगे तथा द्रव अवस्था में भी स्थायी होते हैं। द्रव अवस्था में भी ठोस तथा द्रव अवस्था में स्थायी होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं बेटा, छोटे छोटे पॉइंट हैं और समझ के आप इसको लिखेंगे तो आपको मतलब ऐसा रटने वाला कोई ज़्यादा कुछ खास सीन लगेगा ही नहीं, है ना। फिर और देखते हैं बेटा आगे के कुछ और पॉइंट है मेरे पास, चलिए वो भी देखते हैं हम इसके बारे में। तीसरा पॉइंट देखिए, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो आयन है बेटा ठोस अवस्था में तो आयनिक बंध से जुड़े थे, जैसे ही द्रव अवस्था में आया तो आयन टूट गया। मतलब आयन पूर्ण रूप से बेटा वैसे ही है जैसा यौगिक के बनने के पहले था। मतलब इसमें किसी भी आयन ने अपना गुणधर्म नहीं खोया बेटा, आयन बदला नहीं है। कैसे समझना, मैं अपनी बात को थोड़ा सा उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे बेटा मेरे पास है, मान लो मैं इस बार ले रहा हूं फिटकरी का एग्जांपल, Al2SO4 थ्राइस डॉट K2SO4 और डॉट 24H2। अगर इसको मैं देखूं तो ये जैसे ही मैं इसका जलीय विलयन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा बच्चों, जलीय विलयन, तो ये अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में टूटेगा। Al3+ आयन, SO4 2- आयन, K+ आयन, SO4 2- आयन और जल में बनेंगे H+ और OH- आयन। मतलब देखिए इस यौगिक के बनने के पहले Al3+ ही था, यौगिक को जल में डाले तो वापस Al3+ मिल गया। मतलब बेटा उस आयन ने अपना कोई गुण खोया नहीं है, वह अपने पूरे गुण जैसे के तैसे मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है। तो अगला पॉइंट यही आएगा। क्या होगा बेटा अगला पॉइंट, देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इनमें उपस्थित प्रत्येक आयन अपने गुणधर्म बनाए रखता है। ठीक है, अपने गुणधर्म बनाए रखता है बेटा, मतलब अपने गुणधर्म नहीं खोता है ना। हाँ, बनाए रखता लिख सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप लिख सकते हैं नहीं खोता है। जबकि वहीं आप देखिए इसको,
आपने क्या करे, एक उपसहसंयोजी यौगिक बनाए। ठीक है बेटा, एक उपसहसंयोजी यौगिक जैसे आपने उदाहरण के लिए Cu2FeCN6 बनाए। ठीक है, तो जब इसका आप जलीय विलयन बनाएंगे तो Cu प्लस अलग जाएगा बेटा, और साथ में आपको FeCN6 और 2 माइनस अलग मिलेगा। तो इससे क्या समझे अपन कि भैया उपसहसंयोजी यौगिक में Cu प्लस ने तो अपने गुण बनाए रखा है, Cu प्लस तो मुझे मिल गया, लेकिन Fe2 प्लस जो था वो नहीं मिला बेटा, Cn जो माइनस था वो नहीं मिला, क्योंकि ये दोनों अब एक नए आयन में बदल चुके हैं, मतलब आयन अपने गुणधर्म खो चुके हैं। Fe2 प्लस आपको नहीं मिलने वाला, Cn माइनस नहीं मिलने वाला। अगर आप Fe2 प्लस का कोई परीक्षण इसमें कराएंगे तो आपको परीक्षण धनात्मक नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें Fe2 प्लस आयन नहीं है। जबकि उसी तरह से आप Cn माइनस का परीक्षण कराएंगे तो भी आपको परीक्षण धनात्मक नहीं मिलेगा, मतलब बेटा परीक्षण नहीं देगा। ये क्यों नहीं देगा? क्योंकि Cn माइनस है ही नहीं। Fe2 प्लस और Cn माइनस तो आपस में मिलकर FeCN6 2 माइनस बना चुके हैं, मतलब बेटा आयन बदल गया है, आयन ने अपने गुणधर्म खो दिया है। तो अगला पॉइंट यहीं से मिलता है मुझे। अगला पॉइंट क्या होगा, चलिए देखते हैं। इनमें उपस्थित कुछ आयन अपने गुणधर्म खो देते हैं। ठीक है, ये बात आपको एक और अच्छा पॉइंट मिला बेटा। चलिए, अब क्योंकि इसमें सारे आयन ज्यों के त्यों रहते हैं, है ना, तो इसमें एक और पॉइंट हम बना सकते हैं। सारे आयन ज्यों के त्यों हैं, मतलब इसमें मुझे एक और पॉइंट मिल जाता है बेटा। चौथा पॉइंट में लिखूंगा कि हर एक आयन का मुझे धनात्मक परीक्षण मिलेगा। जैसे मैंने फिटकरी को डाला पानी में तो उसमें Al3 प्लस आयन अलग मिला, SO4 भी मिला, K प्लस भी मिला। अब इनमें से किसी भी आयन का मैं परीक्षण कराऊंगा, क्योंकि ये आयन उपस्थित है तो आयन का परीक्षण धनात्मक तो आना ही है। तो आयन उपस्थित होने के कारण आयन का परीक्षण धनात्मक होता है। तो इनमें उपस्थित या इनके जलीय विलयन में, इनके बेटा द्विक लवण के जलीय विलयन में प्रत्येक आयन का धनात्मक परीक्षण। अब धनात्मक परीक्षण का मतलब बेटा कि हमने परीक्षण करने गए और परीक्षण सही हो गया, मतलब कि उस आयन की उपस्थिति हमने तय कर दी कि वो आयन उपस्थित है ना। धनात्मक परीक्षण, इनके जलीय विलयन में प्रत्येक आयन का धनात्मक परीक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है बेटा, इसे भी आप ध्यान रखें। फिर जबकि इसमें आप देखेंगे तो इनमें कुछ आयन तो बेटा अपने गुण खो चुके हैं, कुछ आयन उपस्थित है ही नहीं। जो कोष्टक के रूप में आए उसके अंदर वाले आयन तो बेटा गए, तो उनने अपनी गुणधर्म खो दिए, मतलब वो अपनी उपस्थिति का धनात्मक परीक्षण कैसे देंगे बेटा। तो मतलब मैं लिख सकता हूं इनके जलीय विलयन में प्रत्येक आयन का धनात्मक परीक्षण प्राप्त नहीं होता है। तो ये एक अच्छी बात बेटा कि इनमें हर एक आयन का धनात्मक परीक्षण मिलेगा और इनके हर एक आयन का धनात्मक परीक्षण मुझे नहीं मिलने वाला है। चलिए, फिर आखिरी हम देख लेते हैं इनके उदाहरण। तो उदाहरण बेटा इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, फिटकरी लिख लो आप उदाहरण के रूप में, सूत्र मैं पहले से ही बता चुका हूं। इसके अलावा आप FAS यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट लिख सकते हो, सूत्र में बता चुका हूं। इसके अलावा आप लिख सकते हो कार्नेलाइट, ये सूत्र भी मैं आपको बता चुका हूं। तो सूत्र सहित लिखें आप, है ना, जब अपनी बेटा परीक्षा में आप उत्तर लिखें तो सूत्र सहित लिखें। इसके उदाहरण हम लिख सकते हैं बेटा,
अपना फेवरेट अभी तक मैं एक ही यौगिक उपयोग में ला रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ आपको भी ये याद हो जाए। Cu2FeCN6 आपको ध्यान होगा बेटा, इसका उपयोग अपन करते थे अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में जब हम परासरण को पढ़ रहे थे। तो ध्यान रखना, रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो इसी से बनाई जाती है। इसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड, है ना। अर्ध पारगम्य झिल्ली किससे बनाई जाती है बेटा? कॉपर फेरोसाइनाइड से। तो ये एक अच्छा प्रश्न जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, और अगर पूछा जाता है बेटा और आप इतनी चीजें लिख देते हैं अच्छे से, तो बिल्कुल आपको ये 3 या 2 नंबर दे करके जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को एक्चुअल में बेटा। यहां से चीजें अब आपको मजा आने लगेगा। अभी तो बस ऐसे ही थ्योरी खेल रहे थे अपन। टॉपिक है उपसहसंयोजी यौगिक में यौगिकों में प्रयुक्त शब्द या पद बेटा, है ना। कि उपसहसंयोजी यौगिकों के लिए कुछ अलग से शब्दों का उपयोग मैं करूंगा, उनकी मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप समझिए इसके बारे में थोड़ी सी कहानी। जैसे बेटा फिर से वही है, मैं ले रहा हूं अपना फेवरेट यौगिक Cu2FeCN6। अभी ऐसा नहीं बेटा एक ही उदाहरण, हमारे पास तो ढेर उदाहरण है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको ये रट जाए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ध्यान से सुनना, जब मैंने बेटा इस यौगिक की बात किया, अगर मैं इसको जलीय विलयन बनाऊं, अगर मैं इसका जलीय विलयन बनाऊं तो जलीय विलयन बनाने पर ये टूटेगा आयन में Cu+ आयन, और जो डिब्बा वाला हिस्सा ना बेटा, ब्रैकेट वाला कोष्टक वाला हिस्सा कभी भी आयन में नहीं टूटता। ये पूरा का पूरा सैगा हिस्सा होता है बेटा, ये पूरा का पूरा साथ में चलता है, मतलब 2 ही आयन मिलेंगे। तो एक बात यहां से आपको जो मिलती है, शिक्षा प्राप्त होती है, वो क्या कि उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी या संकुल यौगिक भी जिनको हम कहते हैं, यौगिक कितने आयनों में टूटते हैं बेटा? अधिक जलीय विलयन में अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा कितने आयन बनेंगे बेटा? अधिकतम 2 आयनों में वियोजित होते हैं। ध्यान रखें इस बात को आप, अधिकतम 2 आयनों में वियोजित होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा आयन तो आपको कभी इसमें दिखाई नहीं देंगे। 2 आयनों में वियोजित होते हैं, ठीक है। 2 आयनों में वियोजित होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा आयन कितने बनेंगे इसके? 2 आयन, उससे ज्यादा आयन कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर बेटा हाँ, अपन मुद्दे की बात कर रहे थे कि इसमें जो ये हिस्सा होता है बेटा, देखो 2 हिस्से हैं, Cu+ अलग है, समझना आपको क्या मिला? Cu+ और साथ में मिला FeCN6 और 2-, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात, ये जो भाग होता है सामने वाला, जो बेटा आयन में टूटा है, मतलब जो आयन अपने मूल अवस्था में है, इसको हम बोलते हैं आयनित भाग। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम आयनित भाग, या बेटा कभी कभी किताबों में से आयनीकरण मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनीकरण मंडल। अब ये नाम है बेटा, ऐसे ही नाम है, तो आपको ऐसे ही याद रख लेने, ज्यादा लोड लेने नहीं है ना। जबकि वहीं अगर मैं बात करता हूं, ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला, इस हिस्से को हम बोलते हैं संकुल भाग। क्या बोलते हैं बेटा? उपसहसंयोजी भाग। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? उपसहसंयोजी भाग, सहसंयोजी भाग, या संकुल भाग, या सिंपल बेटा संकुल भी बोल देते हैं, है ना, सिंपल संकुल भी बोल देते हैं। तो उपसहसंयोजी भाग ये वाला है जो ब्रैकेट के अंदर बेटा, जो वर्गाकार कोष्टक के अंदर लिखा रहता है, वो आपका क्या होता है बच्चों? उपसहसंयोजी भाग या संकुल भाग। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कुछ अलग से बेटा टर्म यूज होते हैं, कुछ शब्द यूज होते हैं। जैसे ये जो Fe है, Fe मतलब बेटा इसके अंदर उपस्थित धातु परमाणु जो है, इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ, इसके अंदर उपस्थित जो धातु परमाणु है अपना, इसको हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और जबकि
इसके साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो समूह जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो समूह जुड़ा हुआ है, इस समूह को बेटा हम नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं लिगैंड। क्या बोलते हैं बेटा इस समूह को हम? लिगैंड, या कभी कभी इसे हम संलग्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संलग्नी। और ये जो पूरा कोष्टक है, कोष्टक जो है जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंड दोनों है, ठीक है ना, जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड दोनों है बेटा, इसे हम उपसहसंयोजी मंडल भी कहते हैं। उपसहसंयोजी मंडल या संकुल भाग या उपसहसंयोजी भाग, शब्द बेटा एक ही है, सबका मतलब एक ही। और आपको ये कोई परीक्षा में पूछा नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे हम इन शब्दों का उपयोग करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बेटा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें क्या दिखाई देगा, देखना थोड़ा ध्यान से। संकुल वाले हिस्से की बात कर रहा हूं मैं। इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो तो कौन है आपका? Fe। ठीक है बेटा, Fe तो हो गया केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, और 6 Cn आसपास से घेरे हुए हैं। 6 क्या है बेटा? Cn है, जो आसपास से घेरा मार करके इस तरह से बैठे हुए हैं, 6 Cn। ठीक है, और ऊपर आवेश कितना है बेटा? आवेश है यहां पर ऊपर 2- है ना। अब इसमें ध्यान ये रखने वाली बात है कि ये जो 6 लिगैंड है, 6 जो समूह जुड़े हुए हैं Fe से, देखो Fe तो हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, और जो 6 Cn इसको घेरे हुए हैं, जो भी समूह इसको घेरे होंगे वो कहलाएंगे लिगैंड। तो हर एक लिगैंड क्या करेगा बेटा? हर एक लिगैंड क्या करेगा? धातु परमाणु की तरफ, केंद्रीय धातु आयन की तरफ या केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन दे करके उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। इसलिए इसका नाम ही रखा गया उपसहसंयोजी बंध। जिन यौगिकों में पाया जाता है उनको हम कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। तो बेटा एक और परिभाषा बनती है उपसहसंयोजी यौगिक की, कि उपसहसंयोजी यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंड के बीच में उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो ध्यान से सुनना, हर एक लिगैंड बेटा अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब आप समझ गए होंगे, खाली फोकट पड़े हुए इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया था, उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं बेटा, देते हैं किसको? केंद्रीय धातु परमाणु को, और उससे बनाते हैं उपसहसंयोजी बंध। हर एक लिगैंड एक एक उपसहसंयोजी बंध, कम से कम एक एक बंध तो बनाएगा, 2 भी बना सकता है बेटा। ये बातें तो हम आगे चल करके करने वाले। तो चलिए देखते हैं, इनसे जुड़ी हुई कुछ शब्दावली है बेटा जिनका हम उपयोग करेंगे, एक एक करके उनकी हम बातें करते हैं। पहला होता है बच्चों समन्वयन या उपसहसंयोजी मंडल या क्षेत्र या संकुल। सुनना बेटा, बात ऐसी है, समन्वयन मंडल बोल सकते हो आप। क्या बोला बेटा मैंने? समन्वयन मंडल या उपसहसंयोजी मंडल या संकुल। आप तो सीधे बेटा इतना सारा कठिन नहीं, आप तो इसको बोलो उपसहसंयोजी भाग, उपसहसंयोजी मंडल या संकुल बोलो बेटा। आप तो संकुल या समन्वयन मंडल भी बोल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कुछ खास नहीं बेटा, और मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा इसे याद व्याद करें आप लोग, बस नोट्स प्रॉपर बने। हम जब पढ़ते हैं तो पूरी बातों को करते हुए पढ़ते हैं, इसीलिए मैं प्रॉपर लिखवा रहा हूं। तो हम बोलेंगे संकुल यौगिकों का वह भाग, संकुल यौगिकों का वह भाग जिसमें क्या क्या होता है बेटा? वह भाग नहीं बेटा, भाग। जिसमें क्या क्या होता है? वह भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन भी कहते हैं इसे अपन, है ना। तो केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंड उपस्थित होते हैं, लिगैंड उपस्थित होते हैं ना बेटा, तथा लिगैंड उपस्थित होते हैं। बहुत शानदार बेटा, उपस्थित होते हैं। वह क्या कहलाता है बेटा? उपसहसंयोजी मंडल, समन्वयन मंडल या संकुल। ठीक है, और खासियत इसकी बस एक बात ध्यान रखें आप मेरे तरफ से, वो ये है
कि इसे सदैव कैसे लिखा जाएगा बेटा, इस हिस्से को वर्गाकार कोष्टक में, वर्गाकार कोष्टक, वर्गाकार कोष्टक मतलब बेटा ऐसे का कोष्टक में लिखा जाता है। यही बस इसकी एक छोटी सी बात है, ऐसा कुछ बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें नहीं कर ली हमने, हम तो बस छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं क्या होता है, ठीक है ना। फिर बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बेटा अगली बात करूंगा मैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। तो किसे कहेंगे हम केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन? बहुत आसान सी बात है। परिभाषा बेटा हम लिखेंगे किसी उपसहसंयोजी यौगिक के उपसहसंयोजी मंडल में उपस्थित, उपसहसंयोजी यौगिक के उपसहसंयोजी मंडल या संकुल में उपस्थित धातु परमाणु को क्या कहते हैं बेटा अपन? केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। किसी उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक के संकुल भाग में, है ना, मतलब बेटा संकुल की बात कर रहा हूं, मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बोलना चाह रहा हूं। जो कोष्टक वाला हिस्सा मैं उसकी बात कर रहा हूं, है ना, कि संकुल मतलब कोष्टक, है ना, में उपस्थित। चाहो बेटा आपको परिभाषा लिखने का अगर शौक है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, किसी उपसहसंयोजी यौगिक के उपसहसंयोजी मंडल में उपस्थित, है ना, उपस्थित धातु परमाणु को क्या कहते हैं बेटा अपन? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं, केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं की मैंने, छोटी छोटी बातें की हैं बेटा। अब एक और बात कर रहा हूं मैं, संकुल में क्या होता है बेटा? संकुल में उपस्थित अन्य समूह मतलब बेटा मैं यहां बात कर रहा हूं लिगेंड की, है ना। हालांकि अभी हमने लिगेंड को परिभाषित नहीं किया, लेकिन हम लिख सकते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया हूं, है ना। तो अन्य समूह यानी कि कौन? लिगेंड। ठीक है, संकुल में उपस्थित अन्य समूह यानी कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ या केंद्रीय धातु आयन के साथ, केंद्रीय धातु आयन के साथ कौन सा बंध बनाता है बेटा? उपसहसंयोजी बंध बनाता है, उपसहसंयोजी बंध बनाता है। अब उपसहसंयोजी बंध बनाता है मतलब बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉनियों केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? ये क्या करता है बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। ध्यान देना यहां पर, बहुत अच्छे से समझना इस बात को। जैसे वही हमारे रटे रटाए Cu2Fe(CN6) की ही बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है बेटा कि हमारे पास उदाहरण नहीं है, उदाहरण ढेरों है बेटा, आगे चल करके हम देखते जाएंगे, लेकिन मैं बार बार बदलूंगा तो आपको फिर अभी थोड़ी दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं इजी तरीके से समझा रहा हूँ। इसमें एक तो रहेगा Cu+ जिसको हम आयनीकरण भाग कहते हैं, और दूसरा रहेगा बेटा Fe(CN6) और इसमें रहेगा 2-, है ना। तो हमने देखा क्या कि जो ये हमारा हिस्सा है संकुल वाला, संकुल मतलब बेटा कोष्टक वाला, उसमें एक धातु परमाणु है Fe। ठीक है, धातु परमाणु कौन है बच्चों? Fe, और 6 Cn इससे जुड़े हुए हैं। कितने Cn जुड़े हुए हैं? 6 Cn इससे बढ़िया से जुड़े हुए हैं, और हर एक Cn का कार्बन
हर एक Cn का जो कार्बन है बेटा वो क्या कर रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उससे क्या बना रहा है, उपसहसंयोजी बंध बना रहा है। ये बात मैं बार बार क्यों बता रहा हूं बेटा, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इन यौगिकों का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, जो आगे चल करके हम इसके बारे में संरचना, संकरण और भी बहुत सारी चीजें बता पाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो एक केंद्रीय धातु परमाणु के गुण क्या हो सकते हैं बेटा, हेडिंग डाल लीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु, या आप केंद्रीय धातु आयन भी बोल सकते हैं, है ना, के गुण। तो कुल मिलाकर के मुझे एक बात तो समझ में आई कि केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना है। तो जो ग्रहण करते हैं वो बेटा लुईस अम्ल कहलाते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो पहला गुण तो इसका मुझे यही मिल गया कि ये लुईस अम्ल होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, ठीक है, लुईस अम्ल होते हैं। देखिए मोटा मोटी बात अगर मैं समझूं तो केंद्रीय धातु परमाणु M है, ठीक है बेटा, और कोई लिगेंड है L। अब लिगेंड के पास क्या है, अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब बेटा खाली फोकट पड़े हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, खाली फोकट पड़े हुए इलेक्ट्रॉन है, इस तरह का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये क्या करता है, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके तरफ साझा कर देता है, इसको बेटा एक तरह से बोले दे देता है। तो इस प्रकार से लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में क्या बन जाता है बेटा, उपसंयोजी बंध बन जाता है। अब सुनना मेरी बात, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन लेना है बेटा, धातु का स्वभाव तो इलेक्ट्रॉन देने का होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेना तो बेटा बड़ा कठिन काम हो गया। तो यहां पर कुछ बातें हैं कि धातु परमाणु, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के गुण की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे यह भी पता होना चाहिए कि केंद्रीय धातु परमाणु प्रत्येक लिगेंड से, है ना, हालांकि मैं लिगेंड शब्द का भी परिभाषा नहीं लिखाया हूं, लेकिन बेटा हम उपयोग तो कर सकते हैं, है ना, मैंने बता चुका हूं आपको। प्रत्येक लिगेंड से क्या करता है बेटा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। अब कुल मिलाकर के ऐसी कोई धातु ढूंढना पड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता अच्छी खासी हो बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अच्छी हो। इस बात का यह भी मतलब है बेटा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अच्छी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अच्छी ना हो, मतलब बेटा जिसकी आयनन ऊर्जा कैसी हो, बहुत अधिक हो। अगर आयनन ऊर्जा कम रहती, आयनन ऊर्जा है क्या चीज, मैं आपको याद दिला देता हूं, किसी परमाणु से या बेटा किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में लगने वाली ऊर्जा, अगर किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा कम होती, मतलब बेटा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता, थोड़ी सी ऊर्जा मिलती तो इलेक्ट्रॉन दे देता। तो अगर उसका स्वभाव इलेक्ट्रॉन देने का होता बेटा, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करता, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता, तो फिर वो संकुल तो बना ही नहीं पाता। संकुल बनाने के लिए मेरी धातु ऐसी होनी चाहिए बेटा जिसको इलेक्ट्रॉन देना ना हो, जिसको इलेक्ट्रॉन देने का स्वभाव ना हो जिसका, बल्कि बेटा इलेक्ट्रॉन लेने का स्वभाव हो, मतलब इसकी उच्च आयनन ऊर्जा होनी चाहिए, है ना। देखिए ये छोटी छोटी बातें बेटा, बताने को तो केंद्रीय धातु परमाणु की मैं परिभाषा बता दूं और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप सही में बेटा नीट या जेईई की हिंदी मीडियम से सही तैयारी कर सको, है ना। उच्च आयनन ऊर्जा होनी चाहिए, बात नंबर 1। दूसरी बात बेटा, आयनन ऊर्जा तो उच्च होनी चाहिए, सही बात है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ठीक ठाक होनी चाहिए बेटा, मतलब मैं कह सकता हूं इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी उच्च होनी चाहिए, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। और तीसरी बात भाई, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके पास, धातु के पास, किससे आएंगे, लिगेंड से आएंगे। मतलब धातु, मान लो बेटा आपके घर में कुछ गेस्ट आने वाले, मेहमान आने वाले हैं,
तो आप बेटा उनको रुकने का मतलब बेटा उनके सोने का अरेंजमेंट करते हो, आपके पास खाली कमरे होने चाहिए कुछ, तब तो आप उनको वहां ठहराओगे, है ना। तो मतलब अगर मैं गेस्ट को मैं तभी बुला पाऊंगा, मैं अपने घर में बेटा मेहमानों को तभी बुला पाऊंगा जब मेरे पास खाली कक्षक होंगे, मतलब बेटा खाली कमरे होंगे। तो वैसे ही एक केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन तभी ले पाएगा जब उसके पास रिक्त कक्षक होंगे बेटा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा। मतलब इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिक्त कक्षकों की उपस्थिति, रिक्त कक्षकों की उपस्थिति, ठीक है, रिक्त कक्षकों की उपस्थिति। अब एक और बात आती है बेटा यहां पर कि जो आपके एस ब्लॉक की धातुएं हैं, एस ब्लॉक की जो धातुएं हैं, ब्लॉक की धातुएं कौन कौन सी बेटा आप जानते होंगे। एस ब्लॉक में आते हैं आपके वर्ग 1 तथा वर्ग 2, मतलब कौन कौन बेटा? लिथियम, हाइड्रोजन भी है लेकिन वो धातु नहीं, मैं धातुओं की बात कर रहा हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और वर्ग 2 बेटा जिसको हम क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं, उसमें कौन कौन आते हैं हमारे? आप ले लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, है ना। तो ये जो धातुएं हैं कौन कौन सी, एक बार फिर से लिखूंगा मैं, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और क्या बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसके आगे भी बेटा बेरियम, Ba है ना। तो इसके आगे भी आप सोचोगे सर यहाँ फ्रांसियम और यहाँ रेडियम भी तो होता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव, इसलिए मैं उनकी बातें कहीं करता ही नहीं हूं। तो ये जो होती हैं एस ब्लॉक की धातुएं, ये संकुल नहीं बनाती हैं। एस ब्लॉक की धातुएं सामान्यतः संकुल नहीं बनाती। एक आधा कोई बेटा अपवाद मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः ये संकुल नहीं बनाते हैं। अब संकुल ये क्यों नहीं बनाते हैं सर? संकुल नहीं बनाते हैं तो क्यों नहीं बनाते? पहली बात तो बेटा इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तो कोई क्षमता ही नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये तो बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। इनकी आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देने का स्वभाव है बेटा, लेने का तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात, इनमें सामान्यतः रिक्त कक्षक भी नहीं होते, तो इसलिए ये सामान्यतः संकुल नहीं बनाते। वहीं बेटा अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक की धातुओं की, किसकी बेटा? डी तथा एफ ब्लॉक की धातुएं, दोनों एक साथ ही लिख देता हूं मैं, डी तथा एफ ब्लॉक, डी तथा एफ ब्लॉक की धातुएं। तो अगर मैं इनकी बात करूंगा तो मैं बिल्कुल आसानी से कह सकता हूं संकुल बनाते हैं, संकुल बनाते हैं। और ये डी ब्लॉक जो आपका अध्याय है बेटा, इसके पहले वाला अध्याय डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि डी ब्लॉक की धातुएं संकुल यौगिक बनाती हैं क्यों? तो उसका उत्तर होता है क्योंकि उनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं, है ना। तो इसका हम कारण भी लिख सकते हैं। कारण क्या लिखेंगे बेटा? क्योंकि इनमें रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। अब डी होगा तो रिक्त डी, एफ ब्लॉक होगा तो रिक्त एफ, है ना। रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है बच्चों, ध्यान रखना। ये मैंने आपको सारी बातें बताया। देखिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ने वाला जो बच्चा मेरे इस चैनल में बेटा इस वीडियो में अपना समय दे रहा है तो उसे कुछ ना कुछ अच्छा मिलना चाहिए, जो अभी तक शायद आपको नहीं मिला होगा, वो देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थी अपनी केंद्रीय धातु परमाणु। अब बेटा अगले शब्द की तरफ आते हैं अपन, लिगेंड, या जिसको हम संलग्नी नाम भी देते हैं। तो हम समझेंगे आखिर ये लिगेंड या संलग्नी क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया लिगेंड या संलग्नी संकुल में, मतलब बेटा उप सहसंयोजी मंडल में उपस्थित वह समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजी बंध बनाता है। चलिए मैं परिभाषा लिखता हूं बेटा फटाफट। हम लिखेंगे, थोड़ा नीचे ले आते हैं
ताकि आसान होगा लिखना। हम लिखेंगे बेटा संकुल में उपस्थित, या उपसंयोजी मंडल भी बोल सकते हो बेटा, संकुल में उपस्थित, है ना, संकुल में उपस्थित वह समूह, संकुल में उपस्थित वह परमाणु, परमाणु भी हो सकता है बेटा या समूह भी हो सकता है, सामान्यतः समूह होता है, कभी काल परमाणु भी होते हैं। तो परमाणु या परमाणुओं का समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजी बंध बनाता है, उपसहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, लिगेंड या संलग्नी कहलाते हैं, लिगेंड या संलग्नी कहलाते हैं। संलग्नी मतलब बेटा जो साथ में लगी है, पीछा नहीं छोड़ रही है ना, उसकी बात कर रहे हैं, संलग्नी कहलाते हैं। तो समझना बेटा, लिगेंड या संलग्नी किसे कहेंगे, ये क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के उससे उपसहसंयोजी बंध बना लेगा, ठीक है। फिर एक दो बातें और करता हूं इनके बारे में, क्योंकि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं, मतलब बेटा ये कहीं ना कहीं लुईस क्षार होते हैं, है ना, तो ध्यान रखना इस बात को। ये क्या होते हैं बच्चों, लुईस क्षार होते हैं, ठीक है, लुईस क्षार होते हैं। और क्या होता है बेटा, और क्या होता है, तो ये इनमें ऐसा नहीं है कि सारे परमाणु, जैसे कोई लिगेंड है बेटा तो उसके सारे परमाणु, जैसे मान लो एक लिगेंड मैं लूं CN, साइनाइड है ना, CN में ऐसा नहीं है कि C भी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और N भी इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा, कोई एक परमाणु देगा। तो लिगेंड का जो परमाणु, लिगेंड का जो परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे दाता परमाणु कहते हैं, दाता परमाणु कहते हैं। ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि दाता परमाणु कौन सा है, लिगेंड का वह परमाणु। तो देखो बेटा क्या होता है, कभी कभी कोई एक ही परमाणु देता है, लेकिन कभी कभी कुछ लिगेंड ऐसे भी आएंगे जिनमें दो परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म देके उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, वो आगे चल करके हम देखेंगे। तो जब एक अकेला परमाणु देगा या दो परमाणु देंगे, जो परमाणु बेटा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, किसको देंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को, वे दाता परमाणु कहलाएंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा, दाता परमाणु कहते हैं। तो ये थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सी टर्म। फिर बेटा कल हम लोग यानी कि अगले वीडियो में बात करेंगे इस अध्याय के आगे, लिगेंड के प्रकार समझेंगे, लिगेंड याद करने होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे अगला वीडियो मिलेगा आपको।